नमस्कार। न्यूज़ एनसीआर की सीरीज ह्यूमंस ऑफ फरीदाबाद के 97वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रताप चौधरी। आज फिर से थोड़ा सा लेट ज़रूर है, लेकिन फिर से हम आपके सामने उपस्थित हैं अपने खास मेहमानों के साथ। तो मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, मेरे साथ जो बैठे हैं आप हैं मनोज छाबड़ा जी, जो कि करुणामयी संस्था के प्रेसिडेंट हैं। आप उनके साथ में इनके रिश्ते के बारे में मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं कि आप हैं रेणु छाबड़ा जी। ये भी करुणामयी संस्था में हैं और संस्था की संयोजिका हैं। आज हमारे प्लेटफॉर्म पे एक बड़े अच्छे ये व्यक्तित्व हैं हमारे साथ में जो बैठे हैं, और मैं आपको बता दूं आप दोनों पति पत्नी हैं और दोनों ही समाज सेवा में निकले हुए हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग सी इनकी कहानी है। और मैं छाबड़ा जी की, मनोज जी की जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। तो धीरे धीरे हम इनसे बात करेंगे, यही आपको बताएंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही, कोविड के टाइम पे लोगों की इन्होंने कैसे मदद की। तो अब बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी के लिए आप हैं। तो सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। बड़ा अच्छा लगता है जब हम आप जैसे व्यक्तित्व से हमारा मिलना होता है। और लगभग हमारे आज 97 एपिसोड हो गए, तो हम 97 एपिसोड करते करते आज हम 3 महीने में यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बहुत से नए नए चेहरों से और अच्छे अच्छे लोगों से हमारा मिलना हुआ। तो और आज आप हमारे साथ में बैठे, इससे पहले जिस तरह का आप काम कर रहे थे उनसे भी मिलना हमारा हुआ था। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि जो करुणामयी जो संस्था है, एक तो नाम बड़ा सुंदर है तो ये नाम कैसे रखा, कब से संस्था ये शुरू की आपने, कितने वॉलंटियर्स आपकी संस्था के साथ जुड़े हैं, कितने सदस्य हैं और किस तरह के काम आप करते हैं? देखिए, हमने अपनी संस्था की शुरुआत, हमारा पहला प्रकल्प शुरू हुआ था 10 अगस्त 2018 को जी। और लगभग आज 3 वर्ष हो गए हैं। हम पलवल में जितने भी मानवता के कार्य होते हैं उसमें हम कभी पीछे नहीं हटते। हमारे पास रात को चाहे 2 बजे भी कोई फ़ोन आता है तो हम दोनों तत्पर रहते हैं। और अपने सदस्य जो भी हैं, किसी को भी फ़ोन करते हैं वो भी तैयार रहते हैं जी। सब कुछ हमारा ऐसा हुआ कि करुणामयी संस्था का मुख्य उद्देश्य था, पलवल जिले में है और था और रहेगा जब तक हमें जीवन पर्यंत। मैं आपके सामने कह रहा हूँ, वचन दे रहा हूँ कि जब तक हम हैं तो ये रहेगा हमारा। हम पलवल जिले में जितने भी लावारिस शव होते हैं पूरे जिले में, चाहे किसी प्रकार का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का लावारिस शव होता है, उनका हम अंतिम संस्कार विधि विधान से करते हैं। बहुत सुंदर। और उनकी परंपराओं के अनुसार ही हम उनका अंतिम संस्कार कराते हैं। और अंतिम संस्कार इस प्रकार कराते हैं जैसे अपने परिजन का करा रहे हों। इसके अलावा फिर उसके बाद अगर हिंदू धर्म के जो हैं, मतलब अधिकतम यही होता है, हिंदू धर्म के ही होते हैं जी, कि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है जी। तो हिंदू धर्म के जो जितने भी शव होते हैं उनका हम अंतिम संस्कार कराने के बाद तीसरे दिन हमारी टीम जाती है मोक्षधाम में, उनकी अस्थियां संग्रहित करते हैं जी। और फिर लगभग 3 महीने बाद हम हरिद्वार जाके सबकी अस्थियों को विसर्जित करके उनकी मोक्ष की प्रार्थना करते हैं प्रभु से। और फिर आके हवन यज्ञ करते हैं। इसके बाद भी यहाँ नहीं रुकती हमारा प्रकल्प। हम हर साल पितृपक्ष पे उनका सबका श्राद्ध भी कराते हैं। अच्छा। तो इस प्रकार से लगभग 3 सालों से 203 शवों का हम लिखित है हमारे पास, 203 शवों का अंतिम संस्कार करा चुके हैं। 2018 से 2018 10 अगस्त 2018 को पहले शव का अंतिम संस्कार कराया था। अच्छा। अब 203। ये तो कहानी अभी थोड़ी सी कम इसलिए हुई कि पिछले वर्ष कोरोना काल में जब संपूर्ण लॉकडाउन हुआ था पूरे भारतवर्ष में जी, तो सब ट्रेनें एकदम रुक गई थी जी। 6 महीने लगभग ट्रेन नहीं चली, 6 नहीं उससे ज़्यादा समय तक नहीं चली ट्रेन जी। तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत लोगों का वो हो गया था। जैसे हमारे पास जो शव आते हैं ना, अधिकतम शव रेलवे के आते हैं। अच्छा, कटे हुए शत शव आते हैं। तो वो ट्रेनें रुक गई, तो प्रभु की अनुकंपा से तो ये मृत्यु दर भी कम हो गया। तो उसमें अच्छा, तो हाईवे पे भी गाड़ियों की संख्या कम हुई, तो एक्सीडेंट्स के केसेस भी कम हुए जी। तो इस प्रकार से 6-7 महीने। तो और इसके अलावा और क्या क्या बिंदु हैं जिन पर आप काम करते हैं? पहले मैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता दूं, उसके बाद फिर हम आगे बताते हैं। जब ये हमारी यात्रा शुरू हुई 10 अगस्त 2018 से, वो दिन से आज तक, आज मैं आपके पास बैठा हूँ 29 अगस्त को, तो आज तक मुझे
सोचा भी नहीं था ये ऐसा ऐसा हमें देखना पड़ेगा। शायद किसी सज्जन को माफ़ी चाहूँगा, किसी को बुरा भी लगेगा। जी जी। मतलब वे 8-10 शब्द तो इस प्रकार से आए हैं भैया जी कि लोगों ने पैदा करके बच्चे को, किसी ने मिठाई के डब्बे में रख के फेंक दिया, किसी ने थैले में डाल के खेत में डाल दिया जी। अब एक बार तो एक शब्द भ्रूण ऐसा आया हमारे पास, मतलब वे आउट बात कह रहा हूँ, एक भ्रूण ऐसा आया, मैंने जब हम उसे वो करने लगे, वो जलाने के लायक नहीं था, इतना सही भ्रूण था, तो उसे हम दफनाने लगे। जब हमने वो खोला ना कपड़ा, एक तो भ्रूण था, उसके साथ एक इतना सा और पास था, पीस था मांस का। तो मैंने पूछा, अस्पताल का भी एक सहयोगी हमारे साथ खड़े थे, मैंने कहा भैया ये क्या? कहता भैया ये जिस भी महिला ने ये बच्चा किया ना, खराब किया है, तो उसका यूट्रस भी साथ निकला। अरे भगवान। तो इस प्रकार के हमने वो भयावह दृश्य देखे हैं। कई बार रात को नींद में भी होता है। कंकाल आए हैं, यहाँ तक का कंकाल, एक पोटली में शव आया। अच्छा। मतलब वजन क्या रहा होगा? 4 किलो। कई महीनों से पेड़ पे टंगे हुए थे। अच्छा। कई महीनों से पेड़ पे टंगे हुए थे, जानवर सारा शरीर खा चुके थे, जहाँ तक बचे थे तब तक। महिलाओं के शव आते हैं, और कई बार तो इतनी बदबू आती है। शुरू में तो हमारे साथ बड़ा बुरा लगा था कि हमें उल्टियाँ आ जाती थी, वोमिटिंग आ जाती थी। हाँ जी, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि मतलब कैसे मैनेज करते हो उस टाइम पर, खाना कैसे खा लेते हो घर आकर? कई बार अब तो आदत पड़ गई है, अब तो महसूस ही नहीं होता कि क्या है क्या नहीं है। अब चल रहे हैं, सफ़र है, प्रभु का दिया हुआ, चला दिया प्रभु। कई बार ऐसा होता था कि एक दिन हम आए, अपना 2 शव एक साथ आए, दोनों शवों का अंतिम संस्कार कराया। घर आके अभी स्नान किया, चाय पी रहा था, तो फ़ोन आ गया कि एक बच्ची का शव मिला, उसकी क्या वो रखेंगे हम 3 दिन पहचान, नवजात बच्ची। फिर हम दोनों चल दिए तीसरे शव का, एक दिन में 3-3, 4-4 शव। तो दोनों साथ ही जाते? हाँ जी। अच्छा, तो चलिए अब रेणु जी के पास हम आते हैं। रेणु जी, होम मिनिस्ट्री भी आपके पास, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी आपके पास, और उसके बावजूद भी फिर भी आप समाज सेवा में निकल गए। तो सोचा नहीं कि दोनों ही इस चीज़ में निकल जाएंगे तो घर परिवार को कैसे चलाएंगे? नहीं, कभी ऐसा सोचा नहीं था। पहले शुरू में कोविड में जब हुआ था ये चीज़, जब ये लग गई इधर, तो हमारे घर में थोड़ा सा होता भी था कि हमें कहती थी इनसे कि भाई आप तो चले जाते हो, कोविड हो गया, बच्चे कैसे वो ये वो। फिर थोड़े टाइम बाद लगा नहीं यार ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, कौन करेगा। तो फिर मैं इनके साथ फिर मैं हो गई। बच्चों ने मेरे को थोड़ा मोटिवेट, बच्चों ने भी किया कि मम्मी आप भी जाए तो मेरा बच्चों के साथ मेरा। अच्छा, बच्चों ने खुद मोटिवेट किया आपको? बहुत बढ़िया, सपोर्ट करते हैं मेरे को, ऐसी बात नहीं है जी। तो क्या मेरी वो भी गर्ल है तो पीछे से देख लेती है, तो फिर तभी से और कुछ इनको देख के और ज़्यादा मोटिवेशन आ गई कि नहीं लाइफ में कुछ करना चाहिए, तो अच्छे काम तो मैं भी इनके साथ। देखिए, कहीं ना कहीं कहते हैं कि महिलाएं पुरुष के अपेक्षा थोड़ा सा नाजुक उनका दिल होता है, नाजुक मन होता है। छत इस तरह की चीज़ों को देखते हैं, खून खराबे को देखते हैं, तो थोड़ा सा वो नर्वस हो जाती हैं, परेशान विचलित हो जाती हैं। तो जब आप इस तरह की लाशों को देखते हो, इनके साथ में उनका अंतिम संस्कार करते हो, तो घर आके जब खाना बनाते होंगे तो दिमाग में वो चीज़ नहीं चलती है? रात को नींद आ जाती है? नींद आ जाती है। अच्छा। पहले शुरू में लगता था थोड़ा सा डर भी, और थोड़ी सी झिझक होती थी कि भाई डेड बॉडी देखे, क्योंकि कई बार हमारी फैमिली में जैसे अपनों का भी होता है, तब भी मैं थोड़ा घबराती थी। जी जी जी। हो ही तो पर अब जैसे जैसे इनको देखती हूँ यार इनमें इतनी हिम्मत है, तो थोड़ी भगवान जी मुझे भी हिम्मत दे दी है, तो इनको देख के फिर भी वो हिम्मत आ गई, और अब मैं भी इनके साथ फिर इस चीज़ में जुड़ गई। और मेरे साथ और भी मेरी जो सहयोगी हमारी जी 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 मेरी दीदी है, और भी है सरिता दीदी, अच्छा, मेरे साथ होती है। तो हम मतलब जो NGO में हमारे हैं, तो हम सारे। अच्छा, बहुत सुंदर बात है। देखिए, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए, उन सभी चीज़ों को पूरा करते हुए, और अपने बच्चों को भी सेटल कर रहे हैं, अपने परिवार को भी चला रहे हैं, उसके बावजूद भी दोनों पति पत्नी समाज सेवा में जुड़े हुए हैं, सड़कों पर उतर के उन सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि परिवार से कहते हैं कि एक जना समाज सेवा कर लेता तो दूसरा भाई कम से कम परिवार को संभालने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ तो परिवार के दोनों ही जो बड़े हैं जो, और वही सड़कों पर उतर के लोगों की सेवा कर रहे हैं। सर, बड़ा विपरीत समय रहा है, लगभग वर्ष 2020 से लेके अब तक हम देखें, मार्च 2020 से लेके अब तक वो चीज़ चली रही है, और अभी थोड़ा सा बीच में गैप आया है, तो लग रहा है कि कुछ राहत है।
लेकिन फिर एक्सपेक्टेड है कि भाई दोबारा से हाँ, तीसरी लहर आने की आशंका वो है। तो जब 2020 में जब पहली बार लॉकडाउन लगा तो प्रवासियों ने पलायन करना शुरू कर दिया था। वो समय को थोड़ा सा बताइए कि किस तरह का रहा आपके लिए, कैसा एक्सपीरियंस रहा वो? जी देखिए, मुझे याद है 24 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ था। 24 मार्च को लॉकडाउन, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू था। 24 मार्च को शाम को 8 बजे घोषणा कर दी थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की। जी 26 मार्च से हम उस प्रकार चलते रहे। 26 मार्च से हम सड़क पे आ गए। पहले तो सबसे पहले दुकानदारों के पास पहुंचे, जो मार्केट में दुकानें जरूरतमंद सामानों के लिए खुली, जरूरी सामानों के लिए थी। उसके लिए हम सबसे पहले उनके लिए वो गोल घेरे बनाए सड़क पे, सबके सहयोगी के साथ मिलके जी कि आप दूरी बनाएं। वहां से शुरू हुए। उसके बाद फिर 4-5 दिन बाद ये प्रवासी अपने बंधु शुरू हो गए अपने घर जाना। जी हजारों की तादाद में डेली देखते थे, बड़ा दर्दनाक मंजर होता था। फिर लोगों के हमारे पास खुद ही फोन आते थे सहयोगियों के कि आप अगर निकल रहे हो बाहर तो हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, आप इनकी मदद कीजिए। तो इस प्रकार से शुरू हुआ कारवां। सब प्रवासी भारतीयों के लिए समस्त समाज के सहयोग से सभी के लिए भोजन, चाय, दवाई उपलब्ध कराई, सब चीज उपलब्ध कराई। और उनके साथ ले जाने के लिए सूखा राशन, और जितने जो लोग जरूरतमंद थे, जो मध्यम वर्ग के थे, वो किसी से मांग नहीं सकते थे, जी। उनके लिए सूखा राशन भी घर पहुंचाते थे। हमारे यहाँ अपना एक गुरुद्वारा है श्री गुरु सिंह सभा न्यू कॉलोनी जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा वगैरह, मतलब कोई तारीफ के लिए शब्द नहीं, उन्होंने इतना अच्छा सहयोग किया समाज का। सबको निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जी। और दायरे में रह के उचित दूरी बना के चलते चलते उसके बाद फिर हमें स्वास्थ्य विभाग ने और जिला प्रशासन ने तत्कालीन हमारे वो थे सिटी मजिस्ट्रेट श्री जितेंद्र कुमार जी, उनका फ़ोन आया कि छाबड़ा जी आप अस्पताल में कोरोना के पेशेंट्स के लिए खाने की सेवा उपलब्ध कराएं। अरे तो हमने फिर शुरू में 1-2 दिन, जब पहले शुरू में मरीज कम थे तो 1-2 दिन तो हमने घर से ही बना के शुरू की। जी। जो हम खाते थे वही उनके लिए ले जाते थे। फिर गुरुद्वारा न्यू कॉलोनी की मदद से और एक हमारा और सहयोगी गुरुद्वारा रुजानी गुरुद्वारा, जहाँ सन 1947 से अब तक बाकायदा रोजाना भंडारा चलता है, वो भंडारा कभी टूटा नहीं। तो उन्होंने भी हमें मदद की। हम रोजाना कोरोना के मरीजों को भोजन देते थे। उसके बाद फिर एक दिन एक और फोन आता है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, अगर आप भोजन दे रहे हैं तो लेबर रूम भी है, प्रसूति महिलाओं के लिए भी भोजन उपलब्ध कराएं। इस बार सब मदद खत्म होगी। तो एक बार नौबत ऐसी आ गई थी कि 200 व्यक्तियों का दोपहर को और 200 व्यक्तियों का रात को भोजन इंतजाम 400 लोगों का रोजाना खाना। हाँ जी, और चलता रहा। इसके अलावा जो भी मदद हो सकती थी उस समय, फिर जब कोरोना काल आया ब्लड बैंक में भी दिक्कत आ गई जी। देखिए मरीज तो वही है, डिलीवरी केस भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। थैलेसीमिया के बच्चों को हर 15 दिन बाद खून चाहिए। ब्लड बैंक में ब्लड की दिक्कत आई। तो एक दिन हमारे अपना प्रशांत लैब है, उनका ब्लड बैंक है, अपना ब्लड बैंक, उन्होंने फ़ोन किया छाबड़ा जी आज 6 यूनिट ब्लड कम से कम करा दीजिए। अच्छा। आधे घंटे में 6 यूनिट ब्लड उपलब्ध कराया, आधे घंटे के अंदर 6 यूनिट। इस प्रकार जहाँ से जो भी फ़ोन आता था, मतलब सुबह 8 बजे निकलते थे, रात को 11 बजे तक घर पहुँचते थे। हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं और आगे कहाँ जाना। जी। तो इस प्रकार चलते रहे। ये तो कोविड का केस आया। उससे पहले भी हमने जब से संस्था अपना करुणामयी का शुरू किया था जी, अंतिम संस्कार के बाद हर महीने रक्तदान शिविर, और पलवल में शुरू किया दधीची देहदान समिति फरीदाबाद से मिलकर शुरू किया, श्री विकास भाटिया जी, राजीव गोयल जी के इनके साथ मिलकर शुरू किया। पलवल में सेमिनार कराया, देहदान के लिए लोगों को जागरूक कराते हैं। इसी प्रकार जो भी मानवता के कार्य होते हैं, बॉडी डोन और नेत्रदान, मरणोपरांत नेत्रदान के लिए हमारे संस्था के सदस्य हर समय तैयार रहते हैं जी। हर प्रकार का मानवता का कार्य। मतलब सुबह हमें ये नहीं मालूम होता कि आज हम निकले हैं तो कहाँ तक पहुँचेंगे, सब चलता रहता है। पलवल में देखा जाए तो थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश ज़्यादा है, तो क्या देहदान के लिए वहाँ पर लोग जागरूक हुए हैं, होते हैं, या इस चीज़ की तरफ हैं? कहीं लगता है कि वो अवेयर हैं इस चीज़ के लिए कि इसका महत्व क्या है? बिल्कुल हैं जी, धीरे धीरे
शुरुआत तो एक से होती है। अभी एक फेसबुक पे हमारा चल रहा था, आज हमारे मित्र ने पोस्ट डाली थी जी कि उनकी, हमारे मित्र उनकी बिटिया ने एक फीमेल, लंबा तो नहीं कर, नहीं प्लीज प्लीज कंटिन्यू। हमारी बिटिया, हमारी एक मित्र की बिटिया ने केक का काम शुरू किया। जी जी आजकल जन्मदिन वगैरह बहुत अच्छे तरीके से मनाए जाते हैं। जी तो उन्होंने प्रमोट करने के लिए फेसबुक पे एक पोस्ट डाली। जी तो हमारे एक मित्र ने लिखा कि बिटिया बहुत तरक्की करेगी, पूरा भरोसा है बिटिया बहुत तरक्की करेगी, जी कि पीछे मत हटना, हिम्मत मत हारना, कि जिलेट के भी पहले साल में सिर्फ 2 ही ब्लेड बिके थे। अरे वाह 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 वाह, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मतलब तो ठीक है, देह दान के लिए हम प्रयास करते हैं। हमने पहली बार जब लोगों से अपील की, स्वैच्छिक लोगों ने फॉर्म भरे, लगभग 20 लोगों ने फॉर्म भरे थे अच्छा देह दान के लिए। अब भी फोन आते हैं कि भाई हमारा फॉर्म भरा दीजिए, हमारा फॉर्म भरा दीजिए। तो चल रहा। तो सिटी में तो देखो कहीं ना कहीं लोग एजुकेटेड भी हैं और सिटी में ना काम भी ज़्यादा होता है अवेयरनेस का। तो देह दान के लिए ये चीज़ मैंने विकास भाटिया जी से भी ये सवाल किया था, तो मैं आपसे भी कर रहा हूँ क्योंकि आप ये काम कर रहे हैं। गांव की तरफ कभी गए हैं, गांव की तरफ लोगों से संपर्क किया है इस चीज़ की अवेयरनेस के लिए? प्रयास किया है। अच्छा, तो कैसा रिस्पॉन्स प्रयास किया है? हाँ। रिस्पॉन्स वो मिश्रित रिस्पॉन्स है। मतलब ये नहीं कहेंगे कि पॉजिटिव है, ये भी नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नेगेटिव है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो परंपरा और धर्म को फिर रूढ़िवादी है जी। अब देखिए नेत्रदान भी गाँवों में थोड़ा सा कम होता है, परंतु अब शुरू होता है, होगा धीरे धीरे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि शुरुआत तो हार नहीं माननी करने जब तक। हम दोनों ने देहदान के लिए अपना प्रण ले रखा है। यही नहीं है कि हमने खाली फॉर्म भरना है। जी जी जी। जिस दिन हमने प्रण लिया, मैं फरीदाबाद आके हमारे भैया उमेश अरोड़ा जी ने हमारा फॉर्म भरवाया देहदान का। पटवा जी भी थे, तो अजीत पटवा जी। हाँ जी हाँ जी, अजीत पटवा, महावीर इंटरनेशनल। जी जी जी। तो वहाँ पे हमने किया, फॉर्म भरा। फिर घर फॉर्म भरने से खाली कुछ नहीं होता, हमने फिर घर आके बैठ के बच्चों को दोनों को बुलाया, मेरा एक बेटा और बिटिया जी। तो हमने बैठ के उनको समझाया, देखो बेटे शांति से एक बात सुन लो, कहीं कोई भावुक होने की जरूरत नहीं है, जो हम कह रहे हैं उसको सुनो बस। जी जी जी। तो उनको समझाया, पहले तो शोर मचा, फिर जब अच्छे से समझाया, फिर अगर हम दोनों में से कोई चला जाता है तो ना ताऊ, ना बुआ, ना फूफा, ना कोई रिश्तेदार, किसी की बात नहीं माननी। जो पापा कह गए थे वो अटल रखो। जी। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर किसी के मन में भी ये भावना है देहदान की, वो सबसे पहले अपने घर में ये प्रण लेके जाए, बच्चों को समझा के जाए जी जी कि आपको किसी की वो नहीं करनी, समाज की वो नहीं करनी, परवाह ये करना ही है। जी 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 जी। तो इस प्रकार से अगर हम सब समाज को बदलने की कोशिश करेंगे तो जरूर बदलेगा। देखिए पहले तो सती प्रथा भी थी, और कितनी ऐसी वो थी जो हम कुरीति कहें या जो भी कहें, पुराने वो थे, अब बदल रहे हैं धीरे धीरे और चल रहा है। जी। एकता जी कुछ सवाल पूछना चाह रही हैं? एक सवाल है रेणु जी आपके लिए, एक हमारे व्यूअर है पूनम, उन्होंने भेजा है। वो कह रही है देहदान और भ्रूण हत्या जैसे विषयों पर युवाओं से आप क्या उम्मीद रखती हैं, खास तौर से जब आप अपने जीवन साथी के साथ इस काम में जुड़ी हुई हैं? तो युवाओं से भी मैं सबसे पहले तो युवाओं से तो अपने घर से ही ले लेती हूँ कि मेरी खुद की बेटी है, तो मैं उसको भी ये चीज़ समझाती हूँ कि हमने अपना, जैसे अभी मेरे हस्बैंड बताया कि भाई हमने देहदान का संकल्प हम दोनों ने ही ले रखा है, तो हम दोनों ने ले रखा है, तो हम दोनों से ही कुछ नहीं होगा जब तक हमारी फैमिली हमारे को आगे सपोर्ट नहीं करेगी। तो बिटिया को भी ये समझा दिया, बेटे को भी समझा दिया कि भी नहीं ऐसे होगा, अगर हम दोनों में से कोई भी होता है तो आपको पहले अपना समाज नहीं देखना, बड़े पापा नहीं, ये नहीं, किसी को भी, तो आपने ये जो हमने संकल्प लिया है वो आपने पूरा करना है। तो आगे युवाओं से भी हम यही उम्मीद रखेंगे कि भी आप करिए, देहदान भी करिए, और जो भ्रूण हत्या है उसके लिए भी मैं ये कहूँगी कि नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो मोदी जी भी कहते हैं, तो हमें उस संकल्प को पूरा करना चाहिए। भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आजकल बेटियां किसी से कम नहीं हैं, महिलाएं हैं जो कहाँ तक पहुँच रही हैं। रेणु जी, महिलाओं को आगे पहुँचना है और बच्चियों को हमें बचाना है, तो इसलिए बच्चियों को अगर फिर भी किसी को होता है, किसी के घर में अगर बच्ची ऐसे हम होती है, जब हम कई बार हम
आपको भी जैसे इन्होंने बताया हस्बैंड मनोज ने कि भाई हमारे कई बार हमारे ऐसे संस्कार हुए हैं कि भ्रूण हत्या के आए हैं कई केसेस, तो हमें देख के कुछ होता है कि नहीं यार ऐसे क्यों। हम तब भी ना एक उसमें सोशल मीडिया पे कहते हैं कि नहीं आप अगर नहीं रख सकते बेटी तो आप हमें दे दीजिए, भाई जिनके नहीं है उनकी भी होगी, हम पाल लेंगे। आप एक बार मतलब मारने से और इससे तो अच्छा है ना कि आप किसी को दे दीजिए वो बेटी, अगर आपको बेटी नहीं चाहिए। पर आजकल बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं है, तो इसलिए मैं तो सिर्फ यही युवाओं से कहूँगी कि अपनी सोच को बदल रहे हैं, ये नहीं कि नहीं बदल रही, पर और थोड़े से अवेयरनेस की जरूरत है। तो ये बड़ा संवेदनशील मामला है भ्रूण हत्या का, क्योंकि इसमें कई सारे एस्पेक्ट जुड़े होते हैं। एक तो ये है कि जिनको बेटी नहीं चाहिए वो इस काम को कर देते हैं। कुछ जो आजकल जो नव युवक और नव युवतियाँ हैं जिनकी में समझ की थोड़ी सी कमी है और समाज में एक गलत दिशा में वो चलने का काम करती हैं, तो पुरुष होने के नाते आप उनसे क्या कहेंगे जो आज की युवा पीढ़ी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमें जोश के साथ संयम नहीं खोना चाहिए। जी, सबसे पहले अपने ऊपर संयम होना चाहिए जी। उसके बाद सब चीज़ समाज में ठीक हो जाएगी। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से लगभग 10 बार मैसेज दे चुका हूँ, फेंको नहीं हमें दो, फेंको नहीं हमें दो, बस 100 बात की बात है। प्रशासन से भी उम्मीद रखते हैं कि कुछ इस प्रकार की कोई योजना बनाई जाए। फिल्मों में तो दिखा देते हैं, जी, जी, एक झूला बना दिया, वहाँ रख दिया गया। तो ऐसा कुछ अगर हमें कोई मदद मिल जाए प्रशासन की तरफ से, शायद आपके माध्यम से हमें मिल जाए, बहुत अच्छी बात होगी। जी, जी, जी। तो हम तो चाहते हैं कि समाज में ना वो सर्वे भवन्तु सुखिना वाली एक वो रहे, प्रवाह रहे, तो वो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। कोई और सवाल है? एक संजीव जी हैं जिन्होंने एक एडवाइस या कि वो सलाह ऐसे दे रहे हैं। उनका कहना है कि देहदान अंगदान से रूढ़िवादी विचारधारा से अब लोग निकल रहे हैं। क्या हम ऐसे कुछ तथ्यों पर आधारित कोई डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं जिससे कि लोगों को जागरूक किया जाए कि अंगदान और देहदान से पुनर्जन्म का कोई ताल्लुक नहीं? सब कुछ हैगा, डॉक्यूमेंट्री है। हमारी दरीची देहदान समिति फरीदाबाद से हमने कई सेमिनार, 2 सेमिनार अपने पलवल में करवाए हैं। तो हम आपको कहते हैं, संजीव जी से कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, आप हमारा नंबर ले लीजिए, आप कभी भी हमसे संपर्क कीजिए। आप जहाँ वहाँ आके हम आपका सेमिनार कराएंगे और आपको जितने भी आपके जिज्ञासा होगी उसको शांत कराएंगे। जी, बिल्कुल। बहुत अच्छे विचार हैं और ये बात बिल्कुल सही है। देहदान और अंगदान के लिए तो मुझे लगता है कि अब सभी लोगों को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। दूसरा, इसके साइंटिफिक तौर पर अगर देखा जाए तो फ़ायदे भी कई हैं, बहुत कुछ है। कहीं ना कहीं आज जो पेड़ कट रहे हैं, जितनी लकड़ी एक शरीर के लिए, आत्मा के लिए चाहिए होती है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ पर भी रोक लगेगी। दूसरा, मेडिकल साइंस के लिए जो बच्चे हैं, जो नया भविष्य, जो नींव जो आपके लिए तैयार हो रही है आगे भविष्य के लिए, तो उनको भी कहीं ना कहीं वो सीखने के लिए या उनके एक्सपेरिमेंट के लिए भी इस तरह से डेड बॉडीज़ की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, आत्मा तो चली गई क्योंकि उसकी मृत्यु होगी, तो आत्मा तो गई, वो सिर्फ एक मृत शरीर है। अब उसको या तो जला लीजिए या फिर एक ऐसी जगह दे दीजिए जहाँ पे कुछ काम आ सके, जिससे कि आपके लिए ही और एक देश का भविष्य बन सके। हाँ जी, बिल्कुल। अंगदान है जी। अब देखिए, ब्लड, हाँ, आइज, आंखें और हृदय, इस प्रकार किडनी, मतलब कई, लीवर, कई अंग ऐसे बहुत सारे अंग हैं हैं जो ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। हाँ। इसमें हम ना, ये चीज़ें बाजार में मिलती नहीं है, फैक्ट्री में बनती नहीं है। जी, 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 जी। इसके लिए तो समाज को ही आगे आना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल। मतलब अगर हर कोई, अगर हम, क्या पता हमें प्रभु ने भेजा हो कि हम कुछ प्रचार कर रहे हैं तो अच्छा हो जाए समाज के लिए। और मैं ये कहता हूँ कि मरणोपरांत अगर आपने आंखें दान कर दी, तो आप ये सोचिए कि मरने के बाद भी एक किसी बंदे को आपने एक अंधेरे में रोशनी देने का काम कर दिया। बिल्कुल है, वो जीवन भर अंधेरा ही देखता, लेकिन आज वो अपनी आंखों से पूरे इस खूबसूरत दुनिया को देखेगा। तो और मरने के बाद तो उस बॉडी को क्या, उसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसको तो कुछ भी नहीं, वो तो गया। हमें खुद को ही नहीं पता। अगर मेरी मृत्यु हो जाती है जी, मेरे परिजन अंतिम संस्कार कराने जाते हैं, अंतिम संस्कार कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा ही तो रुकेंगे मोक्षधाम में। उसके बाद क्या हो रहा है चिता का, कौन देख रहा है? मनोज जी, मैं चाहूँगा कि कोई कुछ ऐसी आप अपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे दर्शकों के साथ
जो आपका सबसे भयानक सल रहा हो और सबसे अलग रहा हो, और आपको अंदर से आपको मन टूटा होगा कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, अब तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है? बहुत है, कोई ऐसा कुछ जी। स्पेशल नहीं है मेरे पास, बहुत जी, है। जी। पर क्या करें, अब तो ना हर चीजों से ना ये हो चुके हैं, अब कहाँ तक कुछ भी नहीं है। दर्दनाक वही था, मैंने अभी बताया, देखिए जब भ्रूण साथ गिर गया तो उससे बुरा क्या हो सकता है समाज में। तो ऐसी कई चीजें हैं। एक जब हम इंटरव्यू से पहले हम आपस में बातचीत कर रहे, तो आपने एक कहानी बताई हो जिस बॉडी को चूहे खा गए थे। नहीं, वो मैं नहीं कहना चाहूंगा जी, यहाँ पे, जी। आपके माध्यम से मैं नहीं कहना। तो जी। थोड़ा सा उसमें वो है, उस देखो वो कोविड यही था। अब जब ऑक्सीजन की कमी हुई थी और बहुत कुछ दिक्कत हुई थी, देखिए प्रशासन भी बेबस था उस समय, था क्या। चलिए इस बात को थोड़ा सा चेंज करते हैं और दूसरे उस पर लेकर चलते हैं। जैसे कि 2020 में क्या था कि लोगों को ना भोजन की आवश्यकता ज़्यादा थी जब अपना लॉकडाउन लगा, क्योंकि लोग पलायन कर रहे थे, एकदम से लोगों के काम बंद हो गए थे, दूर दूर जा रहे थे, हजारों किलोमीटर का रास्ता तय कर रहे थे। और जो शहर में जो रेडी लगाते हैं या जो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, क्लस्टर्स में रहते हैं, उनका तो क्या है कि रोज कुआं खोदना, रोज पानी हाँ जी, पीना। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। तो उनके टूट पास गए थे। ना तो जमा पूंजी होती है, और अगर आज नौकरी गई तो वो भूखा ही सोएगा। तो उनको खाने की बहुत जरूरत पड़ी थी। दूसरी लहर आई तो इसमें हमारे करीबी भी इसकी चपेट में आने लगे। पहले हम दूर दूर की सुनते थे, फिर हमारे आसपास के लोग, लगभग प्रत्येक परिवार में से प्रत्येक परिवार में से होने लगा। कोविड के केसेस संक्रमित होने लगे थे। तो इस बार पहले सूखे राशन की जरूरत थी, और इस बार फिर खाने की, मतलब पका हुआ खाने की भी जरूरत पड़ी। व्यवस्था ही नहीं हो पा रही थी घर में। फिर कुछ 15-20 दिन ऐसे आए कि जो बहुत ही भयानक थे। ऑक्सीजन की कमी, बेड नहीं मिलना, लोग उनको जलाने तक के लिए, संस्कार करने तक के लिए शमशान में जगह नहीं थी। बहुत बुरा संस्मरण रहा, बहुत बुरा। उस समय आपकी संस्था का लोगों को कैसा सहयोग रहा और आपने क्या किया? जितना हो सकता था भोजन उपलब्ध कराते थे। फिर से शुरू हो गए अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए भोजन की सेवा करना, और इस प्रकार के जहां जिसको जो मदद है। हमारे साथी है, मेरा छोटा भाई है यतिन कालड़ा, उसको बेचारे को ज्यादा भावुक है, तो वो चुपचाप कहता था, भैया किसी को बताना मत, मैं इस घर में खाना देने जाऊंगा, उस घर में जा, और आप किसी को बताना मत कि समाज में उनका नाम कराऊंगा। तो इस प्रकार हम चलते गए और बहुत हालात तो ऐसे हो गए थे कि फरीदाबाद में मेरे खुद के भांजे को कोविड हुआ जी, और समाज में हम सब कुछ कर रहे हैं जी, सभी को जानते इतना हैं। असहाय हो गए थे कि हम अपने भांजे के लिए ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा पाए, रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं करा पाए। इतना असहाय हो गए थे हम खुद ही, अपने परिवार में हम इतना नहीं करा पाए। समय ऐसा था, बहुत दिक्कत हुई। सबसे ज्यादा जो आप कहते हैं ना दिल झकझोरने वाला, सबसे ज्यादा दुख हुआ मेरे को इस बार इस कोविड में। समझ सकता हूँ मैं आपकी भावनाओं को। हमारे छोटे भाई जी आशीष मंगला जी चले गए। जी 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 बेटा, पानी दो ना जरा, पानी दी। हमारे बहुत बड़े समाज सेवी थे फरीदाबाद के, जी आशीष मंगला जी, आप जानते होंगे आशीष। मैं बहुत अच्छे से परिचित हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए कोई भी संस्था ऐसा नहीं था कि ये संस्था में ही जाऊंगा या ये संस्था मेरी है। हर जगह आप फरीदाबाद में कोई भी संस्था में काम करते हुए देख लीजिए, आशीष मंगला जी आपको हर जगह वहाँ पर मिलते थे। जिस दिन उनकी मृत्यु का समाचार आया उससे 2 दिन पहले मैंने फोन किया, तो मुझे नहीं मालूम था कि वो कोविड से पीड़ित हैं। उनकी बहन ने फोन उठाया कि भैया वो भी बीमार है, मैं बाद में बात कराती हूँ, जबकि मैं खुद ही उनसे किसी मदद के लिए जी मांग कर रहा था, ऑक्सीजन वगैरह के लिए। जी जी जी। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो मुझे प्रभु की व्यवस्था पे ही शक होने लगा। तो उस दिन ये सबसे बुरा मेरे को वो रहा। हमें जब आशीष मंगला जी की सूचना मिली कि इस तरह से हो गया है उनके साथ, तो एक बार तो यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा हो कैसे सकता है, और भगवान उस बच्चे के साथ में कैसे कर सकता है ये। और मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वो एक ऐसा व्यक्ति था जो दुनिया के दुख दर्द में तो भागता था, लेकिन अपने लिए उसने मदद नहीं मांगी किसी से, और ना ही किसी को ये बताया कि उसके साथ में क्या हो रहा है। बहुत सारी संस्थाओं के लोग, मैं कहता हूँ कि उसके लिए आज भी सभी संस्था के लोग ये कहते हैं, फरीदाबाद में जितनी भी समस्त संस्थाएं, कि एक बार हमें पता तो चलता है कि हुआ क्या है और क्या हो रहा है उसके साथ में। हमें भी फेसबुक से मालूम पड़ा। जी जी। तो अचानक ही जो बिल्कुल शॉक लगा जैसे एकदम। मेरे लिए इससे ज्यादा दुख का विषय कोई नहीं हो सकता जो ये आशीष भैया का जाना हुआ।
जी जी। बहुत बुरा। बड़ा भावनात्मक समय है और मैं समझ सकता हूँ कि आपकी भावनाओं को कि आपको किस तरह का लग रहा होगा कि क्या गुजर रही है, क्योंकि एक समाज सेवी को दुख को अच्छे तरह से समझ सकता है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं एकता जी? जी, एक सवाल आया, उमेश अरोड़ा जी पूछ रहे हैं कि लास्ट ईयर आपने प्लाज्मा डोनेशन के लिए बहुत हेल्प की थी पलवल में, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी शेयर कीजिए। अब जैसे ही कोविड में लगा के प्लाज्मा के माध्यम से कुछ सहायता मिल सकती है मरीज को, तो हमने तत्कालीन सीएमओ से, अब भी वही हैं हमारे सीएमओ श्री ब्रह्मदीप जी, तो उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें जितने भी अब तक कोविड के मरीज ठीक हुए हैं उनका पूरा डाटा प्लीज़ प्रोवाइड कराएं। उसमें हमारी सबसे बड़ी मदद की है श्री उमेश अरोड़ा जी ने, और उस समय एसडीएम फरीदाबाद थे श्री जितेंद्र कुमार जी, और हमारे सीएमओ पलवल श्री ब्रह्मदीप जी, इन्होंने पूरी मदद की। हमने एक सेमिनार भी किया था, लोगों को जागरूक भी किया था, और जितना डाटा था यतिन हमारा छोटा भाई सबको कॉल करता था जो कोविड से ठीक हुए। बहुत लोगों को मोटिवेट किया उन्होंने, यतिन भाई ने, और अच्छा हमारा प्रयास था। और सबसे बड़ा सहयोग हमें इसमें उमेश भैया जी का मिला था, उमेश अरोड़ा जी का। और हमारा तो कार्य है जी प्रयास करना है, और अभी हम जो भी होता, अब मैं उमेश अरोड़ा जी के माध्यम से बहुत दिनों से मैं पीछे लगा हुआ था। अब अगले सप्ताह उमेश जी के द्वारा पलवल में महिलाओं के लिए मेमोग्राफी, मतलब स्तन कैंसर जांच शिविर लगवाने जा रहे हैं। तो मानवता में कहीं भी कोई भी कार्य हो, सब काम है। बिल्कुल, मानवता के लिए आप काम कर भी रहे हैं। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा उमेश अरोड़ा जी का कि देखिए अपने फरीदाबाद के बाद भी जो और क्षेत्र हैं और शहर हैं उनमें भी वो काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और उमेश जी देख लीजिए, जब से हमारा इंटरव्यू चल रहा है मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा जिक्र आपका ही हो रहा है यहाँ पर, और पता नहीं कितनी बार सर ने आपका नाम लिया है। तो ये बहुत कम ऐसी शख्सियत होती हैं कि जिनको लोग हमेशा अपने बातों में याद करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि समाज में इस तरह के लोग भी होने चाहिए। सर, आप जो काम करते हैं, जो दाह संस्कार की बात आपने हमारे साथ शेयर की, एक इस दूसरी लहर में ऐसी स्थिति देखने को हमें मिली, बड़ा भयानक चेहरा समाज का कहीं ना कहीं देखने को मिला कि अपने ही परिवार के या अपने बाप के या अपनी माँ या अपने भाई की उसकी बॉडी से के पास नहीं जा रहे हैं, दूर खड़े होके अंतिम संस्कार को देख रहे हैं, और आप जैसे लोग अंतिम संस्कार कर रहे हैं और वो वहाँ इतनी दूर खड़े होके सिर्फ दूर से ही देख रहे हैं कहीं उनको कोरोना ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं इंसानियत इस बार मरी जरूर थी। मैं एक संस्मरण आपको बताता हूँ इस बारे में। इस बार कोविड के दौरान जब हुआ था, हमारा जो मोक्षधाम है, हम उसको बोलते हैं पलवल में रसूलपुर रोड सहित स्थित मोक्षधाम जी, जो हमारी बेसिकली हमारे न्यू कॉलोनी और कैंप एरिया के लिए लोगों के लिए मोक्षधाम है जी। तो वहाँ पे मेरे एक बड़े भैया, मतलब लगा लीजिए कि मेरे उमेश भैया जैसे मार्गदर्शक हैं, उनका फ़ोन आया कि मनोज बेटा एक शव का संस्कार कराना है, जो पैसे लगे मैं दूंगा, जो खर्चा करना है मैं दूंगा, और आप थोड़ा मदद करा दीजिए। उनको बात नहीं, जब आपका आदेश आ गया तो वैसे भी मना नहीं है, परंतु आपका आदेश आ गया तो कोई बात नहीं। तो हम गए, तो हमने देखा, जब हम पहुंचे, हम 2 साथी गए जी, सत्येंद्र चौहान कुल्लू भाई है हमारे, कुल्लू भैया और मैं थे। हमने जाके शुरू किया लकड़ी तुलवाना। वो खड़े हैं जिनके पिताजी एक्सपायर हो गए, फरीदाबाद किसी बड़े अस्पताल में एक्सपायर हुए थे जी जी। मतलब कि एम्बुलेंस से उतारा गया तो अस्पताल के कर्मचारियों ने उतारा, वो खड़े रहे अस्पताल के कर्मचारी, हम दोनों लकड़ी तुलवा के लाए। मैंने कहा उनको, उनके पुत्र को जो मृतक थे, मैंने भैया जी इससे तो कुछ नहीं होगा कोरोना, लकड़ी से तो लकड़ी तो तुलवा लीजिए। और सही बात है, कह रहा भाई साहब आप ही कर लीजिए प्लीज, बताइए। तो हम दोनों ने लकड़ी कराई, मोक्षधाम के कर्मचारी और हम दोनों थे, हमने लकड़ी कराई। उसके बाद अस्पताल के लोगों ने उसको शव को वहाँ रखवाया, चिता बनवाई हमने, और हमने अंतिम संस्कार। इतने में उनके परिवार के 10-12 लोग आ चुके थे जी, चिता बनवाई, सब कुछ किया। सब कुछ जब वो करने, अग्नि देने का समय आया, मैंने कहा भाई साहब अग्नि तो कर दो, अग्नि तो कर दो। उन्होंने 1 सेकंड के लिए रखा, उसके बाद उसके कुछ दिन बाद मैं देखता हूँ, देखिए समाज का दूसरा रूप, उसके कुछ दिन बाद देखता हूँ वेल डेकोरेटेड
वो सूचना पत्र, अच्छा। मतलब अच्छी तरह से सजा हुआ सूचना पत्र के पिताजी का रस्म हो गए 13वें दिन, शोक संदेश। शोक संदेश जी। 13वें दिन पिताजी हमारे गुजर के स्वर्गीय वटेवर। तो आपको ये कार्यक्रम इस प्रकार है, शोकाकुल परिवार, पुत्र सो एंड सो, जी जी। पुत्र ये, पुत्र वधू ये है समाज का सच। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी अजीब सी विडंबना है जब कहीं एक तरफ तो आप अपने उस उनके मृत शरीर के पास जाने में डर रहे हैं कि कहीं आपको कोविड ना हो जाए, और दूसरी तरफ बिल्कुल सही कहा कि एक ऐसा रूप भी लोगों को दिखाते हैं, नाटकीय रूप जो आपका होता है कि हमारा शोकाकुल परिवार है या शोक संदेश है या हम उनके लिए 13वीं मना रहे हैं। तो बड़े दुख की बात है कि हमारे समाज किस दिशा में जा रहा है और किस तरह की सोच हो गई है लोगों की। हम तो जाते हैं अस्पताल, इस बार अब इतना बुरा हाल था जब कोविड में खाना देने जाए, कई बार भावुक हो जाते थे। मैं तो कोविड पेशेंट्स को भी गले लग के आता था। वो प्रभु की इच्छा है, हमारे लिए कुछ काम लिखा हुआ है तो हम कर रहे हैं। 11 बार कोविड टेस्ट कराया तो कभी। मैं वही कह रहा हूँ कि आप भी तो उसी तरह का शरीर है आपका, आप भी उसी मिट्टी में से बने हो, वैसे ही इंसान हो, आप भी आदमी हो। तो जब आपको कुछ नहीं हो रहा तो वो अपने, मैं कहता हूँ चलिए कि किसी दूसरे की बॉडी के लिए एक अलग बात होती है, अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार भी आप नहीं कर सकते और उम्मीद इनसे कर रहे हो, तो क्या इनको कोरोना नहीं होगा? लेकिन फिर भी ये हिम्मत करके उस काम को अंजाम देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और ये बहुत देखने को मिला है ये। जी। ये मेरा सवाल है आपसे रेणु जी कि समाज का जो चेहरा आपने देखा वो बहुत भयानक रहा, लेकिन एक महिला होने के नाते क्या कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको याद आता है जो बहुत उदारता, दया या करुणा से भरा रहा हो, कि किसी और ने आपके साथ हाथ से हाथ मिलाया कि मैं भी अंदर से उतना ही डिस्टर्ब हुआ हूँ या हुई हूँ और मैं आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ? हाँ, मेरे साथ है ऐसे माई संस्था की। मैं बता रही थी अभी भी, जैसे जिक्र किया मैंने कि माई बीती एक मेरी है, संगीता गर्ग मेरी है, वो भी हमारी संस्था से जुड़ी हुई है। तो वो भी इन्हीं मेरे साथ हरदम, मतलब जहाँ पे हमने जैसे अभी संस्था ये लावारिस शवों का भी होता था, भ्रूण हत्या का भी, तो वो हमेशा मेरे साथ रही हैं। तो उन्हें भी लगता था कि नहीं, कहीं ना कहीं हमें मिला कर मिले के साथ जुड़ना चाहिए, तो वो भी हमेशा मेरा साथ। आपको देख के वो हाँ जी, मेरे साथ हम दोनों ही आपस में यकीन होता है। ब्लड डोनेशन के ऊपर मनोज जी, जैसे आपने बताया था कि आपने लगभग कितने बार किया है? 100+ को गिनती छोड़ दी, 100+ गिनती छोड़ दी। तो इन्होंने 40-30 बार। कितनी उम्र होगी सर आपकी मनोज जी? देखिए, मैं अब बातें खोलेंगी मैं स्कूल टाइम में था, मैं अंडर एज था, मैं झूठ बोल के ब्लड दे आता था। तब ज़्यादा वो कागजी कार्रवाई नहीं होती थी, लगभग लगा लीजिए। लेकिन चलिए फिर भी उम्र की बात को कहीं ना कहीं टाल गए, पर कोई बात नहीं, हम आपसे दोबारा नहीं पूछेंगे। आप बताइए। लगभग 32 साल से मैं कर रहा हूँ, 32-33 साल से। और जब 100 पार हुआ तो गिनती छोड़ दी मैंने। हर 3 महीने बाद मैं अपने आप पहुँच जाता हूँ ब्लड बैंक में। और जब मुझे देखा इन्होंने शादी के बाद जी, तो क्या आप जाते हो तो मुझे भी ले चला करो। तो इस प्रकार से 30 बार ये रक्तदान कर चुकी हैं, इसके अलावा 10 बार प्लेटलेट डोनेट कर चुकी हैं। देखिए, महिला होते हुए भी 30 बार आप ब्लड डोनेट कर चुकी हैं। ये भी एक कहीं ना कहीं समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, और उन महिलाओं के लिए संदेश है। और मैं उन महिलाओं को जरूर टारगेट करके कहूँगा जो बड़ा नाटक करती हैं समाज सेवा करने का, और हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, क्लब्स बना रखे हैं इतने सारे, और बड़े बड़े दिखावे का करने का काम करती हैं। असलियत में महिला वो ये हैं जो खुद 30 बार रक्तदान कर चुकी है। ये सबसे बड़ी समाज सेवा है। 40 बार, तो ये सबसे बड़ी समाज सेवा है जी। इसके हाँ, और बच्चे भी इनका पूर्ण सहयोग उसमें करते हैं। मेरी बेटिया अभी मैच 22 साल की है जी, और वो 4 बार रक्तदान कर चुकी है, ब्लड डोनेट कर चुकी है। एक बार बिटिया मेरी कॉलेज में पढ़ती है पुणे में, तो वहाँ से एक दिन शाम को, वैसे तो डेली बात होती थी, तो एक दिन शाम को फ़ोन आया बेटी का, पापा आज बहुत अच्छा काम हुआ, आपको सुनकर खुशी होगी। मैंने कहा बेटा फर्स्ट आए हो क्या, या कोई किसी अच्छे ऐसे रेस्टोरेंट में खा के आए हो जो कोई अच्छी डिश है जो फर्स्ट टाइम खाई है, तो क्या चीज़ है? तो उसने साथ ही व्हाट्सएप कर दिया चैट करते जी जी कि देखो फोटो पापा मैंने ब्लड डोनेट किया। तो उसका फर्स्ट डोनेशन था वो। बहुत बढ़िया। अभी बेटे का बर्थडे था 19 जुलाई को,
तो 19 जुलाई, बेटा अभी 16 साल का हुआ, तो 19 जुलाई को बेटे का बर्थडे था। बेटे के बर्थडे वाले दिन इन्होंने भी और मेरी बेटी ने भी, दोनों ने इकट्ठे ब्लड डोनेट किया। बेटी ने चौथी बार ब्लड डोनेट किया बेटे के बर्थडे। रेणु बेटा जी, अभी 16 साल का जी। वो कहता है पापा मैं कब शुरू होऊंगा ब्लड डोनेशन की लाइन में। तो मैंने कहा अभी 2 साल और रुक जा बेटा। चलिए, ये भी करेज उनको आपकी वजह से मिलता है, क्योंकि माता पिता जब इस तरह की समाज सेवा से जुड़े हों तो जाहिर सी बात है कि बच्चे भी कहीं ना कहीं उसी कदमों पर चलते हैं। रेणु जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि देखिए, कहीं ना कहीं आप अपने पति का तो सहयोग हमेशा से करती आई हैं और कर रही हैं। इसके अलावा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए और उनको जागरूक करने के लिए आपका क्या सहयोग रहता है, या आपकी करुणामयी जो संस्था है उसकी तरफ से किस तरह का काम किया जा रहा है? करुणामयी की संस्था से हमारा कोई तो वैसे तो हमारा सीता लावारिस वर्मा। लाशों का ही है। बाकी हमारा क्या कहते हैं, जैसे मैं बच्चों को पढ़ाना, जी। जैसे जो गरीब लोग होते हैं, बच्चों के जी। गरीब है, शिक्षक नहीं है, उनको पढ़ाने के लिए जिन ट्यूशन्स के पैसे नहीं दे सकते, तो हम उनको भी, मैं कभी कभी अपना टाइम देते हैं। हमारी संगीता दीदी और मैं भी हैं, वो भी अपने मोहल्ले में, और जी। जैसे हम भी अपना कहीं पार्क पे जाके अपना बच्चों को उधर भी स्टडीज भी करा देते हैं। और वैसे जागरूकता ये है कि भी ब्लड डोनेशन भी करना चाहिए, और ब्लड डोनेशन हमें करना चाहिए जिससे हमारे रक्त, हमें डरना भी नहीं चाहिए महिलाओं को, और आगे के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बड़ी क्यूट सी हैं रेणु जी। मैं सही बताऊं तो आपको, मेरे पास दूसरा वर्ड कुछ था नहीं बोलने को, पर बड़े अच्छे से, पर जो भी है, लेकिन काम उनका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सर, करुणामयी अपने आप में एक बहुत अच्छा नाम है, करुणा यानी कि प्यार, मोहब्बत लोगों में पहुंचाना। तो करुणामयी के और क्या क्या बिंदु हैं? जो एक तो आपने हमें बहुत सारी बातें बताई कि आप अंतिम संस्कार करते हैं, ब्लड डोनेशन करते हैं, और भी कई काम जो आपने बताए। इसके अलावा और किन किन एस्पेक्ट्स पे करुणामयी संस्था काम देखिए, करती है? पहले तो मैं आपको बताऊं करुणामयी जी। कई बार हमारे साथी जब हम आपस में बैठते हैं तो कहते हैं कि आप, कई बार ना हम मोर्चरी में वेट करना पड़ता है, जी 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 जी। 1-1 घंटा लग जाता है पुलिस को आने में, पेपर वर्क पूरा करने में। जी। क्या आप उन्हें मना कर दिया करो कि हम नहीं करेंगे, आप टाइम से नहीं आओगे तो नहीं करेंगे हमारे साथ। मैंने कहा भैया, जब नाम ही करणामयी है तो हम किसको मना करेंगे। जी जी जी। परंतु हमारी ये टीम ऐसी टीम है, मैं उस दावे के साथ कहता हूँ कि इसके सदस्य एक से एक हीरा है। जी। हमारा एक साथी है कुल्लू चौहान, उसने 2 साल पहले, आज से 2-2.5 साल पहले अपने काम जा रहा था। हमारे छोटे भाई का नाम है सतेंद्र चौहान, प्यार से उसे हम कुल्लू कहते हैं। जी। कुल्लू भैया अपने गांव जा रहे थे, वहाँ छज्जू नगर उनका गांव है। जी जी जी। तो वहाँ देखा नहर के पास लोगों की भीड़ जमा है। भीड़ का मतलब 100 से ज्यादा लोग थे। जी। लोग सारे नहर में झांक रहे हैं। जी। क्या है, वहाँ एक लड़का बच्चा डूब रहा था, बच्चा नहीं था, लड़का ही था। अच्छा, लोग देख रहे हैं पर बच्चा कोई नहीं रहा। कुल्लू भाई ने 50 फुट ऊपर से छलांग लगा दी। अरे वाह। 50 फुट ऊपर से छलांग लगाई। एक बार सिचुएशन ऐसी आ गई, वहाँ है बहुत देखने लायक वाटरफॉल है, पानी सीधा मतलब कई 100 फुट की स्पीड से नीचे जाता है पानी। अच्छा। अगर कुछ क्षण में 4 या 5 सेकंड की देरी थी, अगर वहाँ पहुंचते दोनों चले जाते। जी 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 जी। वापस ले आए, वहाँ से ऊपर से लोगों ने रस्सी डाली, रस्सी पकड़ी, वो वापस आए, उस बच्चे की जीवन बचाई। मैं सैल्यूट करता हूँ आपके माध्यम से ऐसे अपने टीम मेंबर्स को। एक उस कुल्लू भाई को हमारे प्रशासन ने भी सम्मानित किया, पलवल प्रशासन ने, करुणामयी संस्था ने भी सम्मानित किया। उस दिन से वो आज हमारे परिवार का सदस्य हैं, करुणामयी परिवार है जी। हमारा एक परिवार ये है, ये संस्था नहीं है, करुणामयी परिवार है। बहुत बढ़िया। तो सदस्य हमारे एक अंकल हैं, साथी हैं, श्री सतीश गर्ग जी, व्यापारी हैं, जाने माने बिजनेसमैन है पलवल के। उनका कहना है कि मनोज, मुझे अपनी कमाई का 10% हमेशा समाज हित में देना, मुझे किसी मंदिर वगैरह में नहीं देना। जी जी। तो उन्होंने मतलब अपने करुणामयी परिवार में 1 लाख रुपए खर्च करके शव वाहन का इंतजाम अच्छा, करा। आपको दिया है। उन मतलब तो परिवार ये एक सब। हाँ, ठीक है। तो एक अब इंतजाम कोविड करवाया में रुका ही नहीं है ये, जो इस बार जो जी।
बुरे दिन थे, शव वाहन चलता ही रहा है और अब भी जो जरूरत होती है समाज के लिए निशुल्क उपलब्ध होता है शव वाहन हमेशा। देखिए जो ये कोरोना था दूसरी लहर, इसमें और भी एक दो समस्याएं देखने को मिली थी, जैसे ऑक्सीजन की हो गई और एम्बुलेंस की बड़ी दिक्कत आई थी और एम्बुलेंस वालों ने फ़ायदा भी बहुत उठाया था इस दौरान। तो क्या आपने भी अपनी संस्था की तरफ से गाड़ियों की ऐसी कोई व्यवस्था की ताकि लोगों को, कोविड पेशेंट्स को लाने ले जाने में और उनको वो सब काम? देखिए मैं बार बार कहूँगा, मैं आपको बोलेंगे मेरी सुई वहीं अटक जाती है मेरा बार बार वहाँ जाना होता है रोजाना का मोर्चरी, वहाँ जो एम्बुलेंस होती है जो डेड बॉडी ले जाती हैं और फिर वो कोविड पेशेंट के लिए भी लगी रही। वहाँ हमारे एक साथी ने कह दिया कि भाई साहब जैसे आप कहोगे वैसे कहेंगे, बाकी लोग जितने पैसे मांग रहे नहीं, जो गवर्नमेंट रेट होगा उससे 1 रुपये कम दे देना। उसको हमने भाई को रात को चाहे 2 बजे बुलाया चाहे रात को 3 बजे बुलाया, हमारे भाई को उसने बिल्कुल उचित दाम पे रियायती दर पे पैसे लिए। और इसके अलावा हमारा शव वाहन तो निःशुल्क चलता रहा और अब भी चल रहा है। हमने कहीं किसी से कोई 1 रुपये को वोट नहीं लिया, सब कुछ चल रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया रहा सर आपके साथ बात करके। मनोज जी, रेणु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए और हमारे साथ आपने अपनी बातचीत और अपने एक्सपीरियंसेस साझा किए, बड़ा अच्छा लगा। और बहुत उदार व्यक्ति हैं आप। मैंने बहुत लोगों से मिलना तो बहुत होता है मेरा भी, क्योंकि हम फील्ड में रहते हैं, और लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मन को ना भा जाते हैं और जिनके साथ ना बात करने में अच्छा लगता है। उनके जो काम है, उनके जो विचार हैं, आप हैं, आशीष मंगला जी जैसे वो थे, और अपने फरीदाबाद में सतीश चोपड़ा जी हैं, और भी अपने उमेश अरोड़ा जी हैं। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। और आप बंदवाड़ी में जाकर देख लीजिए, जिस तरह का आप काम करते हैं वैसा ही काम अब अपने रवि काला जी, मेरे तो बड़े आदर्श हैं, वो सभी के आदर्श हैं जी, लाखों लोगों के आदर्श, बहुत अच्छा काम वो भी कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप भी पलवल में जो आप जिस कार्य को लेकर आप चले हैं, जिस बीड़ा को उठाकर आप चले हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो जैसे आज रवि कालरा जी उसको एक शिखर तक लेके गए, तो आप भी वहाँ तक पहुँचें। और हमारी तरफ से जो भी सहयोग बन पड़ेगा, हमेशा जैसे आज है ऐसे ही हमेशा से आपके साथ रहेगा। और कभी देखेंगे कि पलवल आके भी आप पर्सनली आपके पास आएंगे और पर्सनली आपका काम भी देखेंगे, तब और हम मुलाकात होगी हमारी। आपका स्वागत है। बाकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी दी सर ने, और अपने एक्सपीरियंसेस भी बताए, और एक समाज का अच्छा चेहरा और एक समाज का घिनौना चेहरा भी आज सामने आया है कि किस तरह के लोग हैं हमारे समाज में जो इंसानियत को बिल्कुल भूल चुके हैं। बाकी चलिए, परमात्मा के हाथ में है, सजा देना ना देना वो सब ऊपर वाला जाने। बाकी करुणामयी की तरह आप काम करते रहिए और लोगों का सहयोग करते रहिए, मदद करते रहिए। कल फिर से हम मिलेंगे किसी न किसी ऐसे ही खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें और देखते रहें न्यूज़ NCR। धन्यवाद, नमस्कार।